आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं आज एक ऐसी चर्चा को लेकर जिसका चर्चा करने का मन नहीं कर रहा है। मन अंदर से इतना दुखी है क्योंकि अगर आप आज मैं जिस व्यक्ति की चर्चा करने जा रहा हूं और यह एक ऐसे समाज में फैली हुई एक ऐसी कुरीति की चर्चा करने जा रहा हूं, अगर आप अपने आप को वहां पर रखकर देखें, निसंदेह रूप से आपका हृदय एकदम द्रवित हो जाएगा कि नहीं सर, वो क्या स्थिति होगी जब एक इंसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कुदरत का सबसे हसीन तोहफा जो हमें मिला वो जिंदगी है। जिंदगी के साथ ही कुदरत ने एक नियम और भी बनाया, मृत्यु का, जो कि एक शाश्वत सत्य है। उसको देखिए, एक समय ऐसा आता है कि इंसान दो तरीके, एक तो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जीता है, साथ में जीता है इसलिए कि यार उसकी मृत्यु, उसके प्राण जब उसको परम पिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे तो उसको उस तरीके से दे जहां से लोगों को उसके जीवन के साथ साथ उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु पर भी गर्व हो। लेकिन आत्महत्या एक ऐसी स्थिति, कोई भी इंसान जिसे गर्व में नहीं, अपनी जिंदगी पर जब वो दुत्कार समझने लगता है, अपनी जिंदगी को वो बोझ समझने लगता है, तब वो ऐसे स्टेप को उठाता है। हालांकि आत्महत्या के पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या मनोविज्ञान है, इस पर तो चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन परिस्थिति में जरूर बता सकता हूं कि जब कोई भी जिंदगी में कोई उम्मीद ना बचे, और मैं ये समझता हूं कि इस हसीन दुनिया में जहां प्रकृति के खूबसूरत नजारे हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए मानव हैं, समाज है, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, जब ये सब होते हैं तो व्यक्ति इस मनोविज्ञान को महसूस उस समय तक नहीं करता जब ये सब अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये संतुलन गड़बड़ाता है, इंसान का मनोविज्ञान गड़बड़ा जाता है और कुछ लोग उस मनोविज्ञान में इतने दुविधा में फंस जाते हैं कि वो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जो मैं ये कहूंगा कि शायद भाई साहब आप ऐसा ना करते तो अच्छा ही होता। वो कदम है आत्महत्या। ये बात कह देने से कि साहब आप ऐसा ना करते तो अच्छा होता, मैं ये कहूंगा कि अगर एक मिनट के लिए उस व्यक्ति की मनोस्थिति का अंदाजा लगाया जाए तो आपका मन करेगा कि शायद सर हाँ वो हमसे बात करता तो हमसे गले से लगाते। आज की मेरी कहानी इसी बात पर आश्रित है। कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिनों से एक चीज बड़ी चर्चा में है। अतुल सुभाष, एक एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इंजीनियर, जिन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या की कहानी जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताई, जिस अपनी मनोदशा को जिस वीडियो में उन्होंने बताया, उसको समझने के बाद किसी का भी रिश्ते नातों से विश्वास उठना लाजमी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं अतुल सुभाष की। ये बंगलुरु में रहने वाले, बेसिकली बिहार के रहने वाले थे और बंगलुरु में नौकरी करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप समझिए कि मैं हमेशा से इस बात की चर्चा करता रहा हूं कि हम अपने समाज को टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं। उसी टॉक्सिक समाज के रिजल्ट के रूप में, उसी टॉक्सिक समाज का परिणाम इनकी जिंदगी पर भारी पड़ा और इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या है कहानी, पूरे तरीके से सिलसिलेवार सुनिए। अतुल सुभाष जो बिहार के रहने वाले हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इंजीनियर बने। कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग करता है और एआई जैसी जो तकनीकी को अंगीकार करता है, उसको समझता है, तो उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये बंगलुरु में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए इनकी शादी होती है एक लड़की जिसका नाम निकिता सिंघानिया है। निकिता सिंघानिया भी इन्हीं के पेशे से आती थी और मैं यहां पर कंपनियों के नाम तो रिवील नहीं करूंगा, लेकिन दोनों ही लोग एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए इनकी शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक चलते चलते एक बेटा भी हुआ। दो पति पत्नी के बीच में संतान उत्पत्ति उनके हर्षोल्लास का विषय होता है। मानव समाज में यह जाता है कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई मतभेद भी है तो संतान की उत्पत्ति के बाद वो मतभेद समाप्त हो जाते हैं और जीवन समरसता की तरफ चल पड़ता है। लेकिन यहां उल्टा हुआ, जीवन समरसता की तरफ न जाकर यह रिलेशन जहरीला, टॉक्सिक होता चला गया और इस रिलेशन के टॉक्सिक होने की वानगी ये निकल कर आई कि अतुल सुभाष को मौत को अपने गले लगाना पड़ा। आज का प्रश्न अतुल सुभाष की कहानी से तो आप समझेंगे ही, लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में ये जहरीलापन, ये टॉक्सिकनेस कहां तक घुल चुकी है? कौन जिम्मेदार है इसके? क्या एकल परिवार? क्या विकसित होने की ये रेस जिसमें हम सब कुछ भूल चुके हैं? हमारे अंदर कोई इमोशंस नहीं बचे हैं? क्या इंसान के मानवता की, जीवन की कोई वैल्यू नहीं बची है? इन सब बातों के मैं आपसे आखिर में प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आप इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। शादी होती है, एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद ही माना जाता है कि इनकी स्थिति
में धीरे धीरे कड़वाहट घुलने लगी। वो किस वजह से, देखिए पति पत्नी में अनबन होना कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन इस लेवल पे पहुंच जाना कि जैसे ही बेटा हुआ दोनों पति पत्नियों में बननी बंद हो गई। और पत्नी जो थी वो बंगलुरु से अपने बच्चे को लेकर अपने मायका कहां पहुंच चली गई, जौनपुर चली जाती हैं। उसके बाद वही जो सब होता है, क्या एक केस इनके ऊपर फाइल किया गया कि ये हरेसमेंट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ये 10 लाख रुपए दहेज मांगते हैं, मुझे मारते पीटते हैं और मेरे पिता के मर्डर में ये शामिल हैं। अब आप कहोगे कि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी किसी के मर्डर में कैसे शामिल हो सकता है। बताया यह गया कि जब इन्होंने 10 लाख रुपए का दहेज मांगा तो उस 10 लाख रुपए के दहेज से इनके निकिता सिंघानिया के पिता को सदमा लगा और उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सफर थी, इनके पिताजी थे वो सफर कर रहे थे डायबिटीज और कुछ बीमारियों से, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। बहरहाल 9 दिसंबर को ये शख्स अतुल सुभाष एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो में वो अपने रिश्ते की सारी कहानी बताते हैं, कब कब कैसे कैसे शुरू हुआ। उसी कहानी के कुछ अंश मैं आपके सामने बताना चाहूंगा और बीच बीच में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये आखिरकार हम जीवन के किस मोड़ पर आ खड़े हैं, हमारा समाज कहां आकर खड़ा हो गया है। मेरी देखिए, आज तो मैं इस सेशन को बना रहा हूं, लेकिन हमेशा से ही मेरी एक लड़ाई रही है। हमेशा से ही मेरे दोस्तों के साथ, एक मेरे सगे संबंधियों के साथ मैं जब हमेशा पूछता हूं कि हम अपने जीवन में जा कहां रहे हैं। ये मेरा प्रश्न आपसे भी है कि क्या हमारा समाज, क्या हम तरक्की के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं क्या? ये तो एक सोचनीय विषय हो जाता है जिसकी आपको मुझे राय जरूर देनी होगी। अतुल सुभाष एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में वो पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे इनकी शादी होती है, इनका एक खुशहाल परिवार था। बाद में हुआ क्या कि इनकी शादी के बाद इनको एक बच्चा होता है और उस बच्चे के बाद पत्नी मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद जैसा कि होता है, दहेज का एक मुकदमा दायर किया जाता है। साथ में इन पर आरोप लगाए जाते हैं, किसके? डोमेस्टिक वायलेंस के, दहेज मांगने के, पिता के हत्या के और एक ऐसी चीज जो शायद एक पति पत्नी के रिश्ते के को कलंकित कर सकती है। एक व्यक्ति की जो पति पत्नी के बीच में निजी रिश्ता होता है उसको भी इन्होंने खोल कर रख दिया, क्योंकि जब अब जिंदगी ही नहीं बची तो कुछ छुपाने का मतलब नहीं। आरोप लगा कि ये अननेचुरल सेक्स करते हैं। पहले तो आप इन आरोपों को सुनिए। ये आरोप लगने के बाद जैसे ही इनका मुकदमा दायर हुआ, मुकदमा दायर होने के बाद बंगलुरु से इन्हें हर बार पेशी पर बुलाया जाने लगा। बताया जाता है कि 120 बार इनकी तारीख लगी, जिसमें से 40 बार ये गए। आप अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि मुकदमेबाजी, एक पुरानी कहावत है कि मुकदमेबाजी में तो घर के घर उजड़ गए। जब किसी पे केस लगता है, तारीखों पे जाना आना, ये कितना, एक खासकर जब आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कई बार आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो आपको बॉसेस के ताने भी सुनने पड़ेंगे और दोनों तरफ से मेंटल हरेसमेंट। और वहां पर भी जब ये तारीखों पर पहुंचते थे तो तारीखों पर पहुंचने पर होता क्या था कि इनकी कोई सुनवाई जौनपुर में नहीं होती थी। फैमिली कोर्ट में मुकदमा था, सुनवाई क्यों नहीं होती थी? शायद ऐसा लगता है कि हमारे देश का कानून ही कुछ इस तरीके का है जो ना चाहते हुए भी एक तरफा झुका हुआ है। इनसे 80,000 रुपए मांगे गए कि आप अपने बेटे की परवरिश के लिए, अपनी बीवी के लिए 80,000 रुपए दीजिए, जिसे अंतरिम भुगतान कहते हैं कि जब कोई केस चल रहा होता है तो आप अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए अपनी पत्नी के लिए 80,000 रुपए दीजिए। कहते हैं कि मैं 40,000 रुपए दे भी रहा था, लेकिन मुझसे 80,000 रुपए मांगे गए थे। ठीक है, उसके बाद कि मेरी सैलरी उन्होंने बताया कि मेरी सैलरी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको दिया। मेरा एक बेटा था, मैं बताऊंगा इस बेटे की इतनी कहानी के आखिर में आपको मन आपका विचलित हो जाएगा कि मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था। मेरे बेटे से मिलने के बदले मुझसे 50 लाख रुपए मांगे गए कि बेटे से मिलना चाहते हो तो 50 लाख रुपए दीजिए। देखिए, आरजी ज्ञान और मैं सुशांत शर्मा इन किए गए किसी भी दावों की हकीकत, जो बातें बताई जा रही हैं, इनकी हकीकत पर कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उस कहानी के अंश के जो कहानी के जो अंश मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाता होगा। मान लीजिए बात 100 है तो 100 की 100 तो झूठ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई का अंश होगा ही होगा। कोई व्यक्ति कम से कम मरते समय तो झूठ नहीं बोलता है। इतने वो परेशान हो गए कि आखिर में उन्होंने फैसला किया कि भाई साहब, अब मुझे अब इस जीवन से भी कोई मोह नहीं है। एक उनका बेटा है 1 साल का, जो 2020 में हुआ, अब तो 2-3 साल का हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए गिफ्ट रख के जा रहा हूं। मैं अपने बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक दिन इस सच्चाई को जानेगा और जब वो 18 साल का हो जाए तो मेरे बेटे तुम इस गिफ्ट को खोलना। इमेजिन, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस कहानी को बताते हुए। मैं भी एक पिता हूं
कि बेटा मैं आज इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम इसे खोल के देखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूं। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन द सिचुएशन। इस कहानी को बताते हुए मुझे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ रही है ये मैं ही जानता हूं। एक वीडियो बनाई और उन्होंने सारी परतों को खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि मुझे प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के साथ साथ मुझसे इसी बीच में मुझसे मेरे ससुराल पक्ष जो निकिता सिंघानिया है, उनकी मां निशा सिंघानिया और उनका भाई अनुराग सिंघानिया और उनके चाचा सुशील सिंघानिया, इन सब लोगों ने मुझसे मिलकर 20 लाख रुपए भी उधार लिए, लेकिन कभी वापस नहीं दिए। मैंने दिए भी, कभी मना नहीं किया। मुझे बेटे से मिलने नहीं दिया गया। मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन एक सवाल यहां उठता है कि सर जब ये आरोप लगाए जा रहे थे तो उस फैमिली कोर्ट में तो सबकी सुनवाई होती है, इनको फैमिली कोर्ट ले जाया गया। फैमिली कोर्ट में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि फैमिली कोर्ट की जो जज थी, जब उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज, ये जज साहिबा हैं रीता कौशिक, उन्होंने इनसे कहा कि जज साहिबा ये सारे केस झूठे हैं, मैं ऐसे किसी भी आरोप में नहीं हूं। तो आप एक जज की जुबान सुनिए, जो जज ने कहा कि मुझे पता है कि ऐसे केस झूठे ही होते हैं, आप अपना परिवार संभालिए, केस को सेटल कर दीजिए, और केस को सेटल करने के मैं 5 लाख रुपए लूंगी। अपनी इस वीडियो में उन्होंने बताया कि जज कितनी करप्ट थी, हमारा सिस्टम कहां है, हमारा जुडिशियल सिस्टम किस लेवल पे पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि जज साहब का पेशकार माधव वो तारीखें लगाता था पैसे ले लेकर। देखिए ये कोई बात नई नहीं है, लेकिन एक इस दुनिया को छोड़ते हुए व्यक्ति ने ये सारी बातें बताई, विचार करने योग्य हैं। क्या हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो किस व्यक्ति की जान ले सकता है? 3 इडियट एक फिल्म आई थी, रणछोड़ दास चांचड़ के रोल निभाने वाले आमिर खान कहते हैं कि जो डीन थे वहां के कि साहब ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। अतुल सुभाष की आत्महत्या इज ए जुडिशियल मर्डर। इस लेवल पर आपने पहुंचा दिया। न्याय होता तो सुनी जाती तो उम्मीद जगती तो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता। उसके बाद कहानी आगे चली। जब इस कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ती रही तो वो लगातार इतने हैरेस हो गए, आखिर में उन्होंने आत्महत्या का जो है जैसा कदम उनको उठाना पड़ा। और जब पुलिस उनके फ्लैट पे पहुंची तो वहां पे लिखा था जस्टिस इज ड्यू, अभी न्याय बाकी है। अपनी 12 इच्छाएं उन्होंने बताई, और एक ऐसी इच्छा जो इस देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम पे सवाल खड़ा करती है कि क्या कोई है जो मुझे न्याय दिलाएगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद इस केस की सुनवाई हो, उसकी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, और अगर पूरी न्याय व्यवस्था न्याय देने में नाकाम रहे तो मेरी अस्थियों को उसी न्यायालय के सामने गटर में बहा दिया जाए। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो अस्थि प्रवाह, अस्थि विसर्जन की क्या भूमिका होती है ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, अगर मुझे कोई न्याय नहीं दिलवा पाए तो मैं चाहता हूं कि गटर में मेरी अस्थियां बहा दी जाए। ये इस कहानी का लब्बो लुभाव था। अब जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं, लेकिन होगा क्या? दुनिया छोड़ने वाला दुनिया छोड़ चुका है। किसी के सजा होने से, किसी की सजा ना होने से, इवन किसी के माफी मांगने से भी क्या उस व्यक्ति का जिंदगी वापस आ पाएगी? क्या उस परिवार की खुशहाली वापस आ पाएगी? क्या उस मां के आंसुओं को पोंछा जा सकता है जिसने अपना बेटा खो दिया? एक भाई जिसने अपना भाई खो दिया? एक पिता के आंसुओं को पोंछा जा सकता है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। सजा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो मिसाल, जो मिसाल अब बननी चाहिए कि ऐसे मुकदमों में क्या होना चाहिए। यहां से एक प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, अगर प्रावधान है तो उसी के तहत मुकदमा भी किया जाता है। इस बात के क्या प्रावधान है और दहेज कितनी खतरनाक बीमारी बन चुकी है, इस बात को आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अतुल ने जो अपने आखिरी वीडियो में लिखा है, आप इसको मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए मर जाना ही विकल्प है। मेरे पैसे से, मैं पैसा दे रहा हूं, मेरे खिलाफ केस लड़ा जा रहा है, मेरे परिवार को हैरेस किया जा रहा है, मेरा परिवार आज बर्बादी की कगार पर है। मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे मरने के बाद तो मेरे परिवार को जीने दीजिएगा। उसके बाद नई कहानी देखिए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी कहानी क्या कहती है। दहेज के कंसर्न में बात साफ है। आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज का केस दर्ज किया जाता है। दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। आईपीसी बदलकर बीएनएस हुई तो अब धारा 85 और 86 हो गई है। इस मामले में महिलाओं को आरोपों का सबूत नहीं देना पड़ता, लेकिन द प्रूफ ऑफ बर्डन,
कायद इसमें कहानी यह है कि पुरुष को साबित करना पड़ता है कि मैं दोषी नहीं हूं, महिला को इसमें कुछ चीज साबित नहीं करनी पड़ती। मेरे प्यारे साथियों, मैं महिला विरोधी नहीं हूं। आप कभी लगने लगे कि सर ये तो क्या बातें कर रहे हो, बट यार सोचिए प्लीज, एक मिनट के लिए न्यूट्रल होकर सोचिए। द प्रूफ ऑफ बर्डन पूरी तरीके से पुरुष के ऊपर होता है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई दौरान कहा था कि महिलाएं 498 ए जो दहेज की है इसका दुरुपयोग कर रही हैं, और भारतीय न्याय संहिता में जो उन पर आरोप लगा है अननेचुरल सेक्स का, आप जाकर ढूंढिएगा इस बारे में उन्होंने क्या बताया है। मैं तो सर्च कर चुका, लेकिन मैं नहीं मानता कि आज इस प्लेटफॉर्म पे इस विषय की चर्चा, द अननेचुरल सेक्स की चर्चा करना यहां जरूरी है। मैं इसको क्राइम के रूप में शामिल, बीएनएस में शामिल ही नहीं किया गया है। अब क्या कहानी है मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे न्यायालय इस बात को कह चुके हैं कि जो दहेज के मुकदमे हैं, दहेज के मुकदमों को महिलाएं इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं कि ये एक प्रकार का लीगल टेररिज्म हो गया है। द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए, 498 ए जो सेक्शन है, ये एक लीगल टेररिज्म बन के निकला, ये भूत बन के निकला है एक प्रकार का। और उसी भूत ने निगल लिया एक ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से सबल था, टूट गया आखिर में बेचारा, अतुल सुभाष। यह कहानी बड़ी मार्मिक है, और अतुल सुभाष ने जो लिखा है, बाद में कहा कि मेरे बेटा जब बड़ा होगा 18 साल का तो उसके पिता की हकीकत उसको पता चलेगी। मेरे बेटे जब 18 साल के आप हो जाएं तो इस गिफ्ट को खोलना मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आत्महत्या और आत्महत्या के लिए जिम्मेदार समाज का कोई भी कृत्य है। एक मिनट के लिए जब आप इस सेशन को सुने, पढ़ाई से भी इतर अगर आप आम आदमी भी हैं, एक मिनट के लिए सोचिएगा कि हम अपने समाज में हमने ऐसा क्या कर लिया है कि आत्महत्या के केस 1,66,000 तक पहुंच गए, जिसमें से 80 से 82,000 के आसपास, 80 से 82,000 वो हैं जो विवाहित युवकों ने सुसाइड किया है। वैवाहिक जीवन, विवाह, इतना पवित्र बंधन आखिरकार इतना टॉक्सिक हो कैसे गया। मैं कभी फिर इस विषय पर जरूर बात करूंगा कि हम कैसे पहचाने कि क्या हमारा रिलेशन टॉक्सिक हो गया है। कई बार हम पढ़ने तो जाते हैं, गुड़ते नहीं, समाज से कट गए हैं ना, समाज में तो बैठना पसंद नहीं है, तो आखिर में हमको ये समझ में आता ही नहीं है कि हमारा रिलेशन टॉक्सिक हो गया है। लेकिन एक टॉक्सिकनेस की जब लेवल पार कर जाता है वो रिलेशन, तब उसके बाद समझ में आता है कि अब या तो रिलेशन रहे या जीवन रहे। और कई बार लोग दूसरे विकल्प को चुनकर अपने जीवन की इह लीला को समाप्त कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस चर्चा को करने का मेरे पीछे जो उद्देश्य है, मैं हमेशा से ही एक बात आपको समझाना रहूंगा, हालांकि विस्तार से भी कभी चर्चा करूंगा। अपने रिश्तों को टॉक्सिक मत बनाइए। अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो रिश्ता छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपने जीवन की यही लीला समाप्त कर लें। यह कहानी है अतुल सुभाष की, यह कहानी है उन पुरुषों की जो इस तरीके के स्टेप्स को उठा लेते हैं। क्या इसमें क्या होना चाहिए? क्या कानून एक पक्ष का होना चाहिए, या इस मामले में कोई ठोस कानून की जरूरत है? क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद तो होते हैं, और कई बार पत्नियां, कई बार महिलाएं सबक सिखाने के लिए दहेज का मुकदमा कर देती हैं, वजह कुछ और निकलती है। और ये एक प्रकार का ऐसा हो गया जैसे लीगल टेररिज्म, ये भूत बन के घूमता है लोगों के सामने। कोर्ट स्वीकार कर चुका है, हम स्वीकार कर चुके हैं, समाज भी स्वीकार करता है, लेकिन अब फिर कसर कहां रह रही है? इस मामले में ठोस कदम कब उठाया जाएगा? उम्मीद करता हूं आप इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ेंगे। मैं इंतजार करूंगा आपकी राय का, और आपकी राय के हिसाब से मैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने छोटों के लिए मैं जरूर इस विषय पर एक बार फिर बात करूंगा, जो मेरे जैसे आपके छोटे भाई के लिए जो भी मुझे ज्ञान है, जो मुझे पता है कि कैसे एक रिलेशन टॉक्सिक बन जाता है। ये टॉक्सिक रिलेशन सब पहले भी चर्चा में आया था, सुशांत सिंह राजपूत याद होंगे आपको। मैं इस पर जरूर बात करूंगा, लेकिन आज इस विषय पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद।